बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप किसी से भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और आपने इन फ्यूचर उसकी जो है वो एग्जीक्यूशन करनी है और आप उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल करते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप उसको कुछ एडवांस दे रहे हैं और उसके बाद आपने कोई उसके बकिया रकम दे के प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवानी है, तो आपने जो एग्रीमेंट करना है उस एग्रीमेंट के अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मेंशन करनी है, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आज जो है वो उनके अंदर हम तमाम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके पर क्लिक करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, जितने भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त समटाइम ऐसा होता है कि आप कुछ रकम जो है वो जो ओरिजिनल ऑनर होता है प्रॉपर्टी का, आप उसको पे कर देते हैं और उसके बाद फर्दर जो है वो आप उससे टाइम ले लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि 5 माह के बाद, 6 माह के बाद, 1 माह के बाद जो है वो बकिया रकम देके अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा लूँगा। इसके अंदर जो है आपने किस तरह से उस एग्रीमेंट के अंदर क्या अहम चीज़ें जो लिखना लाजमी है, क्या चीज़ें लिखनी और ज़रूरी होनी चाहिए, इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जब भी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है और ये चीज़ को आप मेंशन कर ले कि वो ओरिजिनल ऑनर होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी उसके नाम के ऊपर ट्रांसफर होनी चाहिए, आप उसके साथ एग्रीमेंट करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक बंदा है, उसने जो ओरिजिनल ऑनर है प्रॉपर्टी का, एक ए पर्सन है, उसके वो ओरिजिनल ऑनर है, उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, अभी एग्रीमेंट किया है बी के साथ। अब सी क्या करता है, बजाय इसके कि ए के साथ एग्रीमेंट करे और उस एग्रीमेंट का हवाला दे, तो बजाय इसके कि ए के साथ एग्रीमेंट करे वो बी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है जो कि अभी ऑनर नहीं है प्रॉपर्टी का। एक बात जहन में रख लें कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो किसी भी टाइटलमेंट को जो है वो क्रिएट नहीं करता है, उसके ज़रिए कोई भी बंदा मालिक नहीं होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। अगर मैं हूँ, किसी बंदे से मैंने प्रॉपर्टी के साथ अभी एग्रीमेंट मैंने किया है, अभी मेरे नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो मैं उसका ऑनर नहीं हूँ। मैं अगर मेरे साथ अगर कोई बंदा एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट की वैल्यू नहीं है, जो ओरिजिनल ऑनर है उसी की सिर्फ इसके ऊपर जो है वो वैल्यू है। इसके अलावा जो है वो तकरीबन 2-3 जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट इसके ऊपर आ चुकी हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव ऑनर होता है उसके अगेंस्ट भी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस किया जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के अंदर जो जजमेंट्स है वो अगेंस्ट ही हैं कि कोई भी बंदा जो है जिसके बंदे के पास अभी ऑनरशिप अवेलेबल मौजूद नहीं है, वो उसके साथ जो है वो एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, उसके पास कोई इंटाइटलमेंट मौजूद नहीं है। आपने जब भी एग्रीमेंट करना है, जो बंदा ऑनर है, मालिक है, उसी के साथ जो है वो आपने एग्रीमेंट करना है। उसके बाद जो है जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर्टी की डिटेल के साथ तमाम जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन आपने, अब ये नहीं होता है कि अमूमन लोग क्या करते हैं, एक हाउसिंग कॉलोनी एक जगह के ऊपर बन गई है, उसको अभी ततीमाजात भी नहीं लगे हैं, लोग क्या करते हैं उसका नाम लिखते हैं, प्लाट नंबर लिखते हैं और प्रॉपर्टी को जो है वो परचेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। कल को अगर अदालत के अंदर कोई डिस्प्यूट आपका पैदा हो जाता है, आप अदालत के अंदर जाते हैं, अदालत उसके ऊपर अगर हुक्म इम्तनाई जारी करती है तो आप उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर किस तरह से आप उसको जो है वो आप इंसर्ट करवाएंगे, वहाँ पर दर्ज करवाएंगे, क्योंकि आपके पास उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टी चलनी है वो आप उसका मुरब्बा नंबर, किला नंबर, खसरान जो होता है, उसके अलावा खेवट, खतौनी और इसके अलावा चक नंबर के ज़रिए ही होनी होती है। तो आप जब भी अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप उस ओरिजिनल मालिक से उसकी प्रॉपर्टी की फ़र्द हासिल करें और करने के बाद जो है उसके अंदर लाजमी तौर पर मेंशन करें कि ये प्रॉपर्टी जो है इतने मरले प्रॉपर्टी है और इसका मुरब्बा नंबर ये है, किला नंबर ये है, खेवट ये है, खतौनी ये है और चक नंबर ये है। उसके बाद अगर एडिशनली तौर पर आप लिखना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का प्राइवेट प्लाट नंबर, आप किसी हाउसिंग कॉलोनी में परचेज कर रहे हैं, उसका प्लाट नंबर 15 है, आप उसको उसके आगे मजीद आप लिख सकते हैं कि प्राइवेट प्लाट नंबर 25 और ये कॉलोनी
कंपनी का नाम है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर तमाम मुरब्बा, किला और खसरा, तमाम प्रॉपर्टी की जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपने जो है वो अपने एग्रीमेंट के अंदर लाजमी तौर पर मेंशन करना है, ताकि अगर कल को कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, आप अदालत के अंदर जाते हैं, अदालत अगर हुक्म इम्तनाई देना चाहती है तो आप हुक्म इम्तनाई लेके, स्टे लेके उसको मुतलका डिपार्टमेंट के अंदर आसानी के साथ जो है वो उसको रजिस्टर करवा सकें। उसके बाद जो है नेक्स्टली हम बात कर लेते हैं, उसके अंदर आपने उसके बाद मेंशन करना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर लाजमी तौर पर मेंशन करें कि जो बंदा प्रॉपर्टी आपको दे रहा है उसके बिहाफ के ऊपर कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका किसी भी अदालत के अंदर कोई केस जो है वो मौजूद नहीं है, किसी बैंक के अंदर ये प्लेज नहीं है, इसको मॉर्गेज नहीं करवाया गया है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कानूनी जो है वो बार मौजूद नहीं है, कोई डिस्प्यूट मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर भी आपने जो है वो लाजमी लिखना है। उसके बाद जो है वो आप प्राइस का लिखेंगे, आपका जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी का क्या जो है वो आपकी प्राइस तय पाई है, उसके ऊपर आपने इतने मरले के अंदर या प्रॉपर्टी मुकम्मल है इतनी रकम के अंदर जो है वो आपकी तय पाई है और इस बंदे के हक के अंदर जो है वो हुई है, उसका नाम मेंशन करें। और उसके बाद नेक्स्ट लिखें एडवांस से मुतल्लिका भी आप लिखें कि इतना एडवांस जो है वो दे दिया गया है और बकिया जो एडवांस है वो फलां तारीख तक जो है वो दिया जाएगा, ये आप उसके अंदर मेंशन करें। अगर तमाम रकम दे दी गई है तो तमाम का लिखा जाएगा, अगर आपने अभी तमाम नहीं दी है, जितनी रकम दे दी है उतना लिखें, बकिया रकम के इवज जो आपके दरमियान तय पाया है उसकी हवाले से आप उसके अंदर जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो मेंशन करें। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस के हवाले से लाजमी तौर पर मेंशन करना है कि कल को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होंगे वो किसने जो है वो पे करने हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के ऊपर किसने पे करने हैं। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स जो है 237 सी है, जो अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी 4 साल से पहले जो है वो सेल कर रहा है तो उसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है, तो वो किसने पे करना है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी टैक्स उसके ऊपर मौजूद है तो वो किसने पे करना है, तो उस हवाले से भी जो है लाजमी तौर पर आप इसके अंदर लिखें। उसके बाद लाजमी तौर पर आपने नेक्स्टली लिखना है कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, अगर मुकर्ररा तारीख तक जो ओरिजिनल ऑनर है वो मुकर्रर रकम लेके आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करता है तो आपके पास राइट है, जो परचेज़र है उसके हवाले से लिखा जाएगा कि उसके पास इख्तियार होगा कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस जो है वो अदालत के अंदर जो है वो दायर करे। अगर ना ही भी लिखा जाता तो देन भी उसके पास राइट मौजूद है। अगर इसका ये कतई तौर पर मतलब नहीं है कि अगर एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा कि जनाब इसकी जो अगर वायलेट करेगा कोई बंदा तो उसको दूसरा बंदा जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस अदालत के अंदर दायर नहीं कर सकता, तो बिल्कुल कर सकता है, ताहम इसके ऊपर ज़रूरी तौर पर जो है वो उसके ऊपर लिखा जाए। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसका जो एग्रीमेंट लिखा जा रहा है, जिस चीज़ के ऊपर लिखा जा रहा है, जिस स्टैम्प के ऊपर लिखा जा रहा है उसके ऊपर प्रॉपर वैल्यू स्टैम्प की जो है वो लाजमी हो। लोग करते क्या हैं, कचहरी के अंदर जाते हैं, जाते ही किसी को 50 रुपये का 100 रुपये का स्टाम्प लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो मेंशन कर लेते हैं। तो आपने जो प्रॉपर्टी है जो आपने स्टाम्प यूज़ करना है, स्टाम्प आपने प्रॉपर वैल्यू का यूज़ करना है, जितना जो है वो प्रॉपर वैल्यू एग्जिस्टिंग जो है वो स्टाम्प ड्यूटी की चल रही है वो आपके प्रोविंस के आपके सूबे के अंदर आपके शहर के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर है वो अपने प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प जो है वो आपने जो है वो लगाना है। उसके बाद जो उसको नोटराइज लाजमी करवा लें। अब ये लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी के अंदर मैं इसके अलावा भी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ प्रिकॉशंस कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ें जो है वो करना लाजमी है। उसके अंदर भी मैंने क्लियरली तौर पर बताया है कि आप कोई भी लोग जो है वो 30 लाख की जगह तो ख़रीद लेते हैं, 3,000 रुपया स्टाम्प लिखने के ऊपर नहीं लगाते, प्रॉपर वैल्यू का स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाते। उसके बाद उसको लिखने के लिए जो बाहर स्टाम्पों वाले मौजूद होते हैं उनको कह देते हैं जनाब इसके ऊपर लिख दें। आप प्रॉपरली तौर पर वसीका नवीस से जो है वो उसके ऊपर लाजमी लिखवाएं और उसके बाद उसको नोटराइज करवा लें। नोटराइज से क्या होता है, नोटराइज करवाने से कल को अगर कोई प्रॉपर्टी इनहराफ कर जाती है कि जनाब मैंने तो ये एग्रीमेंट इसके साथ किया ही नहीं है और ये मेरे सिग्नेचर मौजूद नहीं है,
सो उसके अंदर आप नोटराइज अगर किसी बंदे ने करवाया तो अदालत जो नोटरी पब्लिक वाला है उससे रिकॉर्ड तलब कर लेगी। वो अपना रिकॉर्ड लेके अदालत के अंदर आएगा कि जनाब मेरे रजिस्टर के अंदर इसका अंदराज मौजूद है, इनके सिग्नेचर मौजूद है, ये इनके थंब इम्प्रेशन मौजूद है, मेरे सामने ये अपीयर हुए थे और इसकी स्टेटमेंट दे के गए हैं, ये एग्रीमेंट जो है वो एक जेन्युइन है, ये एग्जीक्यूट और ये इन दोनों के दरमियान तय पाके ये बिल्कुल सही हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो आपके सामने जो है वो मौजूद हो जाती है। इसके अलावा जो अब आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो एग्रीमेंट के ऊपर लाजमी तौर पर जो रकम आपने दे दी है उसके ऊपर आप रसीद भी जो है वो एक लिख लीजिएगा कि ये प्रॉपर्टी है, ये हमने परचेज़ की है और इसके इवज़ जो हैं इतनी रकम जो है वो इस बंदे को दे दी गई है और उसके ऊपर रसीद लिख लें और उसके ऊपर भी सिग्नेचर वगैरह करवा लें। उसके ऊपर जो है वो जो भी आपने एग्रीमेंट करना है, आपने रसीद करनी है, कम अज़ कम उसके अंदर जो है वो 2 विटनेसेस होने लाजमी हैं। और मेरी एक बात जहन नशीन कर लें कि आपने अगर जो परचेज़र है वो लाजमी तौर पर जो है वो अपने 2 विटनेस लाजमी लिखे। समटाइम ऐसा होता है एग्रीमेंट लिखने लगे हैं, एग्रीमेंट लिखा है, लिखते हुए एक अपना जो है वो विटनेस एक शामिल कर लिया, एक उनका कर लिया। कल को जब कोई डिस्प्यूट पैदा होता है अदालत के अंदर जाते हैं तो देखते हैं जनाब एक बंदा जो आपका है, आपकी तरफ से विटनेस मौजूद था, वो तो उसके ऊपर अदालत के अंदर गवाही देने के लिए आ जाता है, लेकिन जो उनकी तरफ से होता है वो गवाही देने के लिए नहीं आता। फिर आपको क्या करते हैं, आप एक ऐसे गवाह को शामिल करते हैं जिसका नाम उस एग्रीमेंट के अंदर मौजूद नहीं होता। अब जो है वो हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी हैं कि जो विटनेस होंगे अदालत के अंदर किसी भी एग्रीमेंट के हवाले से वो ही आपके गवाही देंगे जो उसके अंदर मेंशन है। अगर जो बाहर का कोई दूसरा बंदा जिनका उनके विटनेसेस के इंक्लूड नहीं है, अगर वो आके गवाही देता है तो वो उसकी वैल्यू नहीं है। सो आप लाजमी तौर पर अपने 2 विटनेस जो है वो लाजमी शामिल करें। किसी भी एग्रीमेंट को साबित करने 2 लाजमी होते हैं। अब ये नहीं है कि आपने 2 ही लिखने हैं। आप अगर एक एग्रीमेंट है, अगर वो कहते हैं हमारे भी, आपने जो सेलर है वो कह रहा है कि जी हमारे जो है वो इसके अंदर गवाहान लिखने हैं, आप उनके भी लिख सकते हैं, अपने भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं अपने 2 नहीं लिखने, आप चाहे 6 उसमें गवाहान के नाम लिख दें। ये लाजमी नहीं है कि 2 से ज़्यादा आप लिख नहीं सकते। सो इसके अंदर जो है वो अपने 2 विटनेस अपने लाजमी लिखें। सो ये प्रिकॉशंस हैं, इनको आपने जब भी कोई एग्रीमेंट को सेल करना है, किसी के आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उनके आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें ताकि अगर कल को कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, वो बंदा आपके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं करवाता, आपको अदालत के अंदर जाना पड़ता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल करते हैं, तो अदालत के अंदर आप ईजीली जो है वो अपना केस प्रूव करें और अदालत के ज़रिए जो है वो प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाएं। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई फर्दर सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।